Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard Pooja Ranjan. This channel is all about the science subject of classes 6th, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos. And if you like the explanation, then please press the like button and you can share this video with your friend, family and the classmates. तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन द डिफरेंट साइंस टर्म। तो उसी से रिलेटेड आज मैं सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक स्लाइडिंग एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो सबसे पहले अगर आपको फ्रिक्शन के बारे में नहीं पता तो लेट मी टेल यू। सो फ्रिक्शन जो होता है वो एक तरह का फोर्स होता है। वो फोर्स एक्ट तभी करता है किसी भी बॉडी पे जब बॉडी जो होती है वो मोशन में होती है। ओके या फिर इट इज अबाउट टू मूव, इट इज टेंड टू मूव। ठीक है, तो या तो आप उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो या वो ऑलरेडी इन मोशन है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स उस पर एक्ट करता है। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो अगर कोई बॉडी राइट हैंड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है इन द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज मूविंग, तो इसीलिए इसको अपोजिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये अपोज करता है मोशन को। मीन्स कि ये आपके बॉडी जो ऑलरेडी मोशन में है या तो उसके मोशन की स्पीड को रिड्यूस करेगा या फिर उसको धीरे धीरे रिड्यूस करते करते उसको रेस्ट में ले आता है। सो अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं तो देयर आर टू वर्ड, स्टैटिक एंड फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अगर हम स्टैटिक की बात करते हैं तो स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ओके, सो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो उस बॉडी पे एक्ट कर रहा है जो कि स्टैटिक है। ओके, सो स्टैटिक मींस कि जो रेस्ट में है और जैसे ही उस रेस्ट की बॉडी को, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जब रेस्ट में होता है तब वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता, बट जैसे ही आप उस बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करते हो तो वहां पे तुरंत स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्ट होने लगता है। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द डेफिनेशन, so the maximum frictional force which is present between the two objects when one object just tend to move or slip over the surface of the another object। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जो कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पे मूव नहीं करने देता है, जब आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने की कोशिश कर रहे हो या फिर वो जस्ट मूव हुआ है। ठीक है, तो उस केस में वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई हैवी सा कबर्ड आप पुश कर रहे होते हो उसको मूव करवाने के लिए, या फिर बेड आपको बोल दे कोई कि इसको पुश करके उधर उस डायरेक्शन में मूव करवा दो, या फिर कार आपको कोई बोल दे कि इसको पुश करके थोड़ा चला दो, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दैट। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उस बेड को मूव करने की कोशिश करने लगते हो, आपके फोर्स का डायरेक्शन अगर राइट हैंड साइड में है तो तुरंत वहां पे जैसे ही आप मूव करने की कोशिश करोगे फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट हैंड साइड में एक्ट करने लगता है। तो वो आपके फोर्स को अपोज कर रहा है और आपको अगर उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप जाके वहां पे उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो इसीलिए वहां पे जब आप किसी बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करते हो या फिर वो जस्ट मूव होती है, ठीक है, तो उस वक्त वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है और आपको उस स्टैटिक फ्रिक्शन से, आपको उस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो एक्शन में तभी आता है जब ऑब्जेक्ट इज टेंड टू स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। तो रेस्ट में जब होता है तब वहां पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं कर रहा है, बट जैसे ही वो ऑब्जेक्ट मूव करने की कोशिश करता है या हल्का सा मूव करता है तो उसी वक्त ही वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करने लगता है। तो इन द स्टैटिक फ्रिक्शन द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, ठीक है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन में अभी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बट यू आर ट्राइंग टू मूव इट, आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। अब आप अकेले किसी कार पे फोर्स लगा के आपको क्या लगता है आप उसको मूव करवा दोगे? नहीं। बट जब आप उसको उस पर फोर्स लगा रहे हो इन ऑर्डर टू मूव द कार, तो उस वक्त वहां पे आपको कौन है जो रोक रहा है जिससे कि वो कार जो है वो आगे मूव नहीं कर पा रही? तो दैट्स द स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जो कि आपके फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है अभी, बट ऑब्जेक्ट मूव करने वाला है।
it tends to move or slide. So this is the very important thing you have to keep in mind in the static friction. और हमेशा याद रखिएगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो बाकी दोनों फ्रिक्शन, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है. तो यहाँ पे ये आदमी पुश तो कर रहा है, इसकी कार अभी मूव नहीं कर रही है, बट यहाँ पर कौन सा फोर्स है जो इसको, इसकी कार को मूव करवाने से रोक रहा है? तो दैट्स द स्टैटिक फ्रिक्शन. तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है. द सेम गोज विद द कबर्ड आल्सो. Now the next type of friction is the sliding friction. So यहाँ पे स्लाइडिंग मतलब कि कोई चीज स्लाइड कर रही है, कोई चीज फिसल रही है. तो आप सबने पार्क में जब छोटे होंगे तो आप सबने स्लाइडिंग की होगी, ठीक है, स्लाइड किया होगा. तो वहां पर जब आप कोई चीज दूसरी बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो इसका मतलब कि वो जो बॉडी है वो मूव कर रही है एक सरफेस पे, है ना. यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है. जब आप स्लाइड कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी मोशन में होती है, या फिर कोई भी बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो वहां पे जो बॉडी है वो मोशन में होती है. तो यहाँ पे जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रही है तो वहां पे जो फोर्स एक्ट करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो वो वाला जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके. सो नाउ सपोज करो यहाँ पे एक वुडन पैनल की मदद से, ठीक है, आप जो आपके कार्टन बॉक्सेस हैं उनको ट्रक पे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप उन वुडन बॉक्सेस को उठा के ट्रक में डालोगे, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि हैवी बॉक्सेस को उठा के और फिर ट्रक में डालना इज डिफिकल्ट. सो आपने क्या करा वहां पे कि आप वहां पे स्लाइड करवा के वुडन पैनल पे उन बॉक्सेस को ट्रक के अंदर एंटर कर रहे हैं. तो जब आप इस पे स्लाइड करवा रहे होते हैं, सो आपका जो बॉक्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इन दिस डायरेक्शन. तो हमेशा मैंने बताया था जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है. तो क्योंकि ये बॉडी इस पे स्लाइड कर रही है तो यहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. So the first thing is that the frictional force which is present when one object is moving slowly. Okay, so यहाँ पर ये sliding frictional force जो है ये तब एक्ट करता है जब एक ऑब्जेक्ट बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है over the surface of the another object. Okay, so this is the first difference. Next, sliding friction comes into action when one object moves slowly but continuously over the another object. ठीक है. सो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लोली मूव कर रहा है बट कॉन्टिन्यूअसली वो मूव कर रहा है. तो जब तक वो मूव करता रहेगा उस सरफेस पे तब तक वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करता रहेगा. और जैसे ही आपने उस मोशन को बंद कर दिया, जैसे ही वो रेस्ट में आ जाएगा और फिर अगर आप उस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हो तो वहां पे फिर स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करने लगेगा. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन तभी एक्ट करता है जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रही है, फिसल रही है या मूव कर रही है. नाउ अब यहां पर अगर बात करें तो आप खुद ही सोच के देखो कि आपको एक आपकी जो कार है, ठीक है, आप वो कार रेस्ट में है, आपको बोला जा रहा है कि उसको पुश करो, उस पर फोर्स लगाओ और उसको मोशन में लेके आओ. बट आप अकेले हो और आपसे वो कार मूव नहीं कर पा रही है क्योंकि जो आपका फोर्स है, ठीक है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहाँ पर आपने अपने 4-5 फ्रेंड्स को और बुलाया. अब वो जो 4-5 फ्रेंड्स जो हैं सब मिलके उस कार को पुश कर रहे हो. तो जब सारे मिलके उस कार को पुश करोगे तो आप सबका जो फोर्स है वो मिला के ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, और वहां पे आपकी कार जो है वो मूव करने लगेगी. अब आप सब उसको धक्का देके एक दूसरे कॉर्नर पे ले जाना चाह रहे हो. तो जैसे ही वो कार अपनी जगह से हिलती है, ठीक है, तब तक तो वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. बट एज एंड व्हेन द कार स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑन द रोड, ओके, तो वो धीरे धीरे ही आपकी कार जो है आप पुश कर रहे हो तो वो मूव कर रही है. तो वो क्या हो रहा है कि वहां पे जो पहिए हैं, आपके जो व्हील हैं कार के, वो आपके रोड पे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, वो स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं. तो जब तक आपके व्हील्स रोड पे स्लोली 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 ही मूव करते रहेंगे तब तक वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा. अब यहाँ पे एक चीज जो इंपॉर्टेंट समझने वाली है कि देखो जब दो बॉडीज रेस्ट में होती है ना तो वहां पे जो इरेग्युलरिटीज है दोनों के बीच में उनको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है इंटरलॉक होने का. और जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगी उतना ज्यादा फोर्स बढ़ जाएगा. सो क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसमें बॉडी इज इन द रेस्ट,
ओके और जैसे ही आप उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे वो एक्ट करने लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो पर बॉडी तो रेस्ट में ही है ना, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है कि जो दो बॉडीज की इरेगुलरिटीज है वो बहुत ज्यादा इंटरलॉक हो पाती हैं और जिसके कारण स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा एक्ट करता है वहां पे। बट अब अगर आपका एक बॉडी दूसरे बॉडी पे स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, तो आप सोच के देखो आपके कार के जो व्हील्स हैं वो रोड पे कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, भले धीरे धीरे ही कर रहे हैं, तो वहां पे जो इरेगुलरिटीज है आपके कार के टायर्स और रोड के बीच में, उनको उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता है इंटरलॉक होने का। तो ज्यादा इंटरलॉकिंग अगर नहीं होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कम हो जाएगा अपने आप ही। तो इसीलिए जब कोई ऑब्जेक्ट को आप पहले रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करते हो तब तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बट एक बार अगर बॉडी मोशन में आ गई है तो उसको मोशन में रखने में उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जैसे जब कार को मूव करने की कोशिश कर रहे थे तब आपसे वो नहीं हो रही थी, बट एक बार अगर आपके 5 दोस्तों ने मिलके कार को मूव करवा दिया तो उसके बाद अगर आप 2 दोस्त भी अकेले धक्का देते रहोगे उस कार को तो भी आप उस कार को इजीली मोशन में रख सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने का ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, जिसके कारण की जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो लेस है एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्मॉलर होता है देन द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड ग्रेटर होता है देन द रोलिंग फ्रिक्शन। So this is the very important thing which you have to keep in mind. Now last is the rolling friction. ठीक है, so rolling friction means when one body rolls over the another. So जैसे आप साइकिलिंग कर रहे हो तो जो आपके व्हील्स हैं वो कार पे क्या कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप स्केटिंग करते हो तो रोल हो रहे हैं आपके स्केट्स ओवर द सरफेस। फिर जब आप ट्रेवल करते हैं तो आप ट्रॉली बैग कैरी करते हैं तो उसमें भी व्हील्स होते हैं, तो वो जो होते हैं वो भी रोल हो रहे होते हैं। तो जब एक रोलिंग फ्रिक्शन में बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हील, ओके, तो जहां पे भी व्हील्स हैं वहां पे रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करता है करे। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि किसी भी चीज अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे रोल कर रही है तो जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है ओवर द सर्फेस ऑफ द अनदर ऑब्जेक्ट तो जो रेसिस्टेंस होता है टू इट्स मोशन उसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, सो मान लो कि अगर आप इस डायरेक्शन में अपने स्केट्स को रोल कर रहे हो तो आपका जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा रेसिस्ट करता है मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब एक बॉडी रोल कर रही है ओवर द अनदर बॉडी तो वहां पे जो रेसिस्टेंस होता है टू इट्स मोशन बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो उसी को हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्शन में आता है, जब एक बॉडी रोल करती है ओवर कंटिन्यूअसली ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट, ओके। एंड द लास्ट इज दैट the rolling friction is very smaller than the static and the sliding friction. Why? Let me tell you. देखो, अब रोलिंग फ्रिक्शन की अगर बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि अब जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है, वही इंटरलॉक कर सकते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हो रहा है कि वहां पर आप जो सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ओके, दो सरफेस के बीच में वो आप बहुत रिड्यूस कर देते हो, तो इंटरलॉकिंग बहुत ही कम हो पाती है क्योंकि व्हील्स जो हैं केवल वही पोर्शन कांटेक्ट में है ना आपके सरफेस के जिसपे भी आप रोल करवा रहे हो उसको। सो वहां पे इंटरलॉकिंग होने के चांसेस बहुत कम हो पाते हैं क्योंकि दो सरफेसेस जो हैं वो ज्यादा एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। जितना ज्यादा सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे उतना ज्यादा वहां पे इंटरलॉकिंग होगी। और दूसरा क्या होता है कि जब रोल कर रहे हो आप कॉन्टिन्यूअसली तो यहाँ पे जो आपके रोलर्स हैं दे आर मूविंग कॉन्टिन्यूअसली, तो अगेन हियर ऑल्सो दे विल नॉट गेट द टाइम टू इंटरलॉक, ओके। जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं उनको इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसके कारण जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है, ओके। एक तो सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट बहुत कम है रोलिंग फ्रिक्शन में बिटवीन द टू सरफेसेस, तो वहां पे ही इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही, और दूसरा क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली रोलिंग हो रही है तो इंटरलॉकिंग होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसीलिए जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम होता है एज कंपेयर टू द स्टैटिक एंड द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो मैंने आपको समझाया है वही सारे जो पॉइंटर्स हैं वो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड में लिख दिए हैं ताकि आपके पास इजी रहे टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आप ये लिख सके अपने एग्जाम्स में अगर आपके पास आता है। So this is it about this video. अगर आपको still कोई doubt है इन तीनों के बारे में, static, sliding and rolling friction, so you can ask me in the comment section. Let's meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.